नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मदरसों को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें जो अवैध फंडिंग को लेकर के अब एक बड़ी चीज सामने आई है। जो 4000 से ज्यादा मदरसे इसके दायरे में आ गए हैं और इसके जद में आ गए हैं, जिन पर अब गाज गिरनी तय है, या यूं कहें कि वो बंद होना लगभग तय है, क्योंकि मामला विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले साल सरकार ने मदरसों को लेकर के एक सर्वे कराया और उसमें 12 से 14 सवाल ऐसे थे, जिसमें चाहे वो वेतन विसंगतियों की बात को हो, चाहे वो शिक्षा की समानता को लेकर के हो, चाहे वो सुविधाओं को लेकर के हो, वो तमाम सारे क्वेश्चन आए थे और जिसके चलते सरकार ने कुछ उसमें कमियां पाई और तमाम जानकारियां भी जुटाई गई थी। तो 4000 मदरसे ऐसे मिले जिनमें विदेशों से फंडिंग की जानकारी मिली है। तो अवैध मदरसों पर एक्शन की तैयारी, सर्वे में 4000 अवैध मदरसे मिले हैं और 4000 मदरसों को विदेशों से मिल रहा है फंड। मदरसों के नेटवर्क भी खंगाले जाएंगे। तो अवैध मदरसों पर एक्शन की पूरी तैयारी में है सरकार और मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद ये कदम जल्दी से जल्दी उठाया जाएगा और कठोर कार्रवाई की तैयारी में है यूपी सरकार। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ। तो मुख्य बात जो फंडिंग को लेकर के सामने आई, तो 12 बिंदुओं पर सर्वे कराए गए थे, जिसमें तमाम सारी चीजों का जिक्र था। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा कहा है कि हम मदरसों के बेहतरी के लिए, उसके एजुकेशन सिस्टम के बेहतरी के लिए लगातार ईमानदारी से धरातल पे काम कर रहे हैं। चाहे मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को पढ़ाने की बात हो, चाहे मदरसों में एनसीसी एनएसएस लागू करके वहाँ के छात्रों को फैसिलिटेट करने की बात हो, चाहे मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी या साइंस एग्जीबिशन लगा के वहाँ के बच्चों को और एम्पावर करने की बात हो, तो हर दिशा में हम सार्थक तरीके से कदम उठा रहे हैं। हमने सर्वे भी जब कराया था तो कई सारे लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हम मदरसे बंद करने के लिए सर्वे करा रहे हैं। उस पर भी योगी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम कोई भी मदरसा उत्तर प्रदेश में बंद करने नहीं जा रहे हैं। तो अवैध मदरसों पर जल्दी चलेगा सरकार का हंटर और योगी सरकार पूरे फुल एक्शन मोड में है। तो जो तमाम सारी जो कमियां पाई गई हैं, फंडिंग की बात सामने आई है, कौन कराता है फंडिंग, और ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के तमाम सारे सवालों के जवाब आज आए हुए मेहमानों से लेंगे इस डिबेट में, और जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी हैं। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ अशोक तिवारी जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोह जी हमारे साथ हैं। नावेद जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को बता दें, कुछ मुस्लिम स्कॉलर और हमारे साथ हिंदू धर्म के कुछ गुरु भी जोड़ेंगे, उनसे भी हम तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन पहले सीधा सा सवाल मैं ओपी सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, जिन मदरसों को लेकर के सरकार ने सर्वे कराया, तमाम सारी चीजें 12 उसमें सवाल थे, उसमें सुविधाओं को लेकर भी था, उसमें शिक्षकों के वेतन को लेकर भी था, उसमें जो एडवांस शिक्षा को लेकर भी था, लेकिन अवैध मदरसों का जो चीजें सामने आई हैं, जो अवैध मदरसे पर जो अब एक्शन मोड में नजर आ रही, कहा जा रहा है कि विदेशों से जो फंडिंग होती है, तो इस बारे में लोग भी अब कह रहे हैं कि कहां से होती थी, इसका भी क्या कोई सोर्स बताएगी सरकार? आलोक जी, ये बहुत पहले की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जो है सर्वे कराया था और उस सर्वे का उद्देश्य था कि आप अपना जो मजहबी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा से भी हम बच्चों को जोड़ें, छात्रों को जोड़ें और उनको भी नए समाज में, नए भारत में, नए विकास में उनकी भी जो है विकास को गति देने का प्रयास। उसमें 12 बिंदु थे। 12 बिंदु में एक बिंदु ये भी था, आपने बताया कि किस प्रकार पढ़ाई क्या होती है, वेतन क्या मिलता है, उसकी बिल्डिंग का रख रखाव कैसे है, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। उसमें एक बिंदु था आय का स्रोत। और हम समझते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक है, आय का स्रोत पूछा जाना ये कोई उस तरह की बात है, किसी से भी पूछा जा सकता है। तो उस सर्वे के हिसाब से 4000 से आपने बताया कि अधिक है, मेरे हिसाब से और भी अधिक मदरसे जिन पर चिन्हित किया गया है कि आय का जो स्रोत है वो विदेशी फंडिंग है। तो विदेशी फंडिंग में ठीक है, विदेशी फंडिंग है तो किससे आया,
किस स्रोत में गए, कैसे उसका उपयोग हो, धन देने वाला कौन सा देश है। तो इन सब चीजों की सर्वे और जांच हुई है, उसमें चिन्हित किए गए हैं। जो उस 12 बिंदु खरे नहीं उतरेंगे उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई योगी सरकार कर सकती है। और मैं समझता हूँ इसमें किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण और जो राजनीतिक आईने से उसको देखते हैं उसको नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कौन ऐसा जो स्कॉलर आएगा हमसे डिबेट में बात करेगा, उससे पूछिए उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं या किसी और स्कूल में पढ़ते हैं। चलिए, फिलहाल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो तालीम जो ले रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं अशोक तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ओपी सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि जो 12 सवाल थे उसमें से एक सवाल ये भी था कि वो सोर्स नहीं पता लग पा रहा, जिसको लेकर के सरकार चिंतित है और वो जांच कराएगी। आप क्या इसमें कितना सहयोग करेंगे? ये सरकार अगर शिक्षा पर चिंता करती है या शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना चाहती है, अच्छी बात है। वो मदरसों के लिए भी चिंता कर रही है, ये भी अच्छी बात है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार चाहती क्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है, आप प्राइवेट स्कूलों पे देख लें कि उसमें फीस दे पाना गार्जियंस के लिए मुश्किल हो रहा है। आज आप देख लें कि ड्रेस से लेकर के और जो है स्टेशनरी तक, स्टेशनरी से लेकर के जो है पुस्तकें, जितनी भी चीज़ें हैं इतनी महंगी हो गई हैं कि कमर टूटी जा रही है पढ़ाने वालों की और पढ़ने वालों की। हालात ये हैं कि नए स्कूल अभी जिस तरह खोलने चाहिए, जिस तरह से सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए या शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, उस तरह से सरकार कर नहीं पा रही है। जितना बजट होना चाहिए शिक्षा पर, उस तरह से बजट सरकार दे नहीं पा रही है। ये एक अलग बिंदु है जो कि बहुत बड़ा बिंदु है और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक बिंदु है। मदरसों की जहाँ तक बात है, बिल्कुल कोई अगर ऐसी फंडिंग हुई है या इस तरह से कहीं से भी अगर अनियमितता पाई जाए या जिसमें कोई चीज़ का कागजी प्रमाण न हो और अभिलेख न हो, उनकी जांच होनी चाहिए। इसमें तो कोई इसे गलत नहीं कहेगा और उस पर कानून सम्मत कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में जो मदरसे चिन्हित किए गए हैं और उन पर कार्रवाई करने का जो विचार सरकार कर रही है, उनका वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। बालकों का जो उसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनका क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगा, सरकार इसमें कौन सा योगदान देगी, कौन सा फंड सरकार ने इकट्ठा किया है जो उन बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगी। ये सवाल भी मैं पूछूंगा। ये एक बड़ा विषय है। ये मैंने पहले उठाया कि उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जो वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं। एक और बात कह दूं कि इसको सिर्फ शिक्षा के संदर्भ में सरकार को अपनी बात करनी चाहिए। इसको कोई और रंग नहीं देना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा सरकार की इच्छा रहती है कि इसको मदरसा मदरसा मदरसा। मैं कहता हूं मदरसे में अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो क्या गौतम अडानी के जो मतलब उनका कारोबार है उसमें भी तो तमाम शेल कंपनियां हैं, उनकी जांच कब होगी? इस तरह की तमाम संस्थाएं ऐसी होंगी तो उनको सबको एक अलग चिन्हित करके खाली मदरसे की बात सरकार करती है, कुछ और चीज सोच कर करती है। ये बात सरकार को थोड़ा सा अपने से अलग करके। सरकार की मंशा पर क्यों सवाल उठ रहे हैं जब सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है? मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार नावेश शिकोह जी आपके पास आ रहा हूं। नावेश जी, एक सवाल को जवाब जरा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब फंडिंग को लेकर के अगर बात की जा रही है तो, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी ने भी सवाल उठाया, अगर 4000 मदरसे अगर बंद होंगे तो उन बच्चों के बारे में क्या है? सारी राजनीति सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? क्या कोई ऐसा बी प्लान भी तैयार किया गया है क्या? अब तो फिर इस पर भी मंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, मैं पहले तो ये बात करना चाहूँगा कि भारत में या किसी विदेश में हम कोई भी काम करें, चैनल चला रहे हैं आप, आपका लाइसेंस है, हम ठेला चलाएं अगर लगाते हैं तो उसका भी हमें नगर निगम से एक नंबर मिलता है। हम कोई संस्था चलाएं, हम कोई दुकान चलाएं, हम अगर एक बाइक भी खरीदते हैं तो उसका भी गवर्नमेंट से अटैच एक लाइसेंस होता है। कोई भी एजुकेशनल, कोई भी शैक्षिक संस्थान होता है, उसको कहीं ना कहीं सरकार के संज्ञान में होना चाहिए, वो सूचीबद्ध होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी जी। इस बात के मद्देनजर अगर मदरसा यानी कोई शैक्षिक संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के है, बिना सूचीबद्ध के, बिना सरकार की जानकारी के है तो वो गलत है और उसको अपनी जानकारी देना चाहिए प्रशासन को, सरकार को, कि ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारी नियमावली और इसके तहत हम
अपनी इसको सूचीबद्ध कराना चाहते हैं बोल रहे। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के कोई मदरसा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, कोई भी शैक्षिक संस्थान चल रहा है, कोई बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, बिना किसी नगर निगम के कंसेंट के हम ठेला भी लगा रहे हैं, तो वो गलत है और उसको संज्ञान में लेके सरकार उससे सवाल तलब करेगी कि ये जो तुम कर रहे हो उसका विवरण हमें दो और जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो करो। पारदर्शिता जरूरी है, खासतौर से एजुकेशन में, कि आप किस उद्देश्य से किन बच्चों को, कितने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, आपको वित्त पोषित कैसे किया जा रहा है, क्या आप हमसे सहायता चाहोगे। इस तरह के सवाल अगर सरकार मदरसों से करती है तो मैं समझता हूं कि ये बात गलत नहीं है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो भी अपने आप में एक जेन्युइन सवाल है कि अगर कुछ ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है, तो उस पर सवाल सरकार उन मदरसे के संचालकों से पूछेगी और उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। और उसके साथ ही उन बच्चों का कभी ख्याल रखना पड़ेगा जो गरीब बच्चे उस मदरसे में, और हमारी सरकार ही ये बात कहती है कि अब मदरसे वैसे नहीं रहे कि सिर्फ इस्लामी शिक्षा या उर्दू और फारसी पढ़ाई जा रही है। अब मदरसों का रंग बदल चुका है, उसका फॉर्मेट बदल चुका है, उसका सिलेबस बदल चुका है, उसमें वर्तमान शिक्षा अंग्रेजी, हिंदी, साइंस भी पढ़ाई जाती है। मुझे लगता है कि दो पहलू हैं इस तरह के जो जिस तरह से चिन्हित किए गए मदरसे। एक पहलू ये कि जो एक शंका है, जो एक शक है कि विदेश से अगर पैसा आ रहा है, विदेश से पैसा आना गलत बात नहीं है अगर पारदर्शिता हो और उसका उद्देश्य पता चले कि किस मकसद से आ रहा है। कई बार देखिए फॉरेन एक्सचेंज होना तो अच्छी बात है, विदेश से अगर एक शिक्षा के लिए आ रहा है तो उसको आप जाहिर करो, बताओ कौन दे रहा है, किस उद्देश्य से दे रहा है और वो पैसा कितना वाइट है और वो ऑडिट हो रहा है क्या नहीं, ये सरकार का हक है ये पूछने का। दूसरी बात ये वो बच्चे जो उस मदरसे में पढ़ते हैं उनका इंतजाम करना या उनको उन मदरसों में शिफ्ट करना जो सूचीबद्ध है सरकार की सूची में, ये सरकार को दोनों चीजें सामने लानी। दोनों पर कहीं ना कहीं मैं सरकार से पूरी जिम्मेदारी से सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल वरिष्ठ पत्रकार ने भी उठाया और विपक्ष ने भी सवाल उठाया। कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, अजरा मुबीन जी भी जुड़ गई जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। अजरा मुबीन जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़े जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। शिशिर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जरा अजरा मुबीन जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अजरा मुबीन जी, जो फंडिंग को लेकर के जो सरकार ने बात की है कि विदेशों से जो फंडिंग हो रही है उन पर अब गाज गिरनी तय है, तो आपकी मैं इस पर जरा सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी देखिए, जैसे विदेशी फंडिंग की जब बात की जा रही है तो देखना ये होगा कि वो अवैध है या वैध है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो एटीजी के तहत चल रहे हैं और उनको भी बाहर से ही फंडिंग होती है। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ मदरसों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। हाँ, मैं इसके समर्थन में बिल्कुल हूँ कि अगर जहाँ पर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है, गवर्नमेंट को दिख रहा है, तो उस पर बिल्कुल कार्यवाही करे। लेकिन 9 साल केंद्र में सरकार रही बीजेपी सरकार, 6 साल हो रहे हैं माननीय योगी जी की सरकार को, अब तक संज्ञान में इन्होंने नहीं लिया। 6 महीने से मदरसों के ऊपर जांच चल रही है, उस पर इन्होंने क्या नहीं किया। फिर इनको याद आता है कि मदरसों की सुध ले ली। आखिरकार अगर मदरसों में इतनी ही बुराई थी तो मुझे लगता है कि मदरसे से ही राजा राम मोहन राय साहब पढ़ के निकले, हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब निकले। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिर मदरसों से लोग इतना क्यों भयभीत हो जाते हैं। आखिर क्या भाई, मदरसा तो खाली वहां एक शिक्षा पद्धति का काम हो रहा है, शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा ऐसे लोगों को दी जा रही है जो ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सीएमएस जैसे स्कूल्स में जो पेरेंट्स अपने पैसे, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और वहां पर फीस की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते, तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मदरसों में कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं और बेहतरीन शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी बिल्कुल। शिशिर जी, मैं आपके पास आऊंगा। सारे धर्म एक भाईचारे का संदेशा देते हैं, लेकिन अगर बात करें हिंदू धर्म में भी दान देने की प्रक्रिया है, जिस तरीके से मुस्लिम धर्म की बात करें उनके बाद जकात जैसी चीजें सामने आती हैं। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है जो फंडिंग को लेकर के, इस पर जरा सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, एकदम सही काम कर रही है। जिस प्रकार से ये मदरसे जो हैं बने हैं, अवैध शब्द इसमें पहले ही लगा है। जांच होने के बाद सामने आया कि ये अवैध 1-2 नहीं है, हजारों में है। ये हजारों में क्या करने के लिए बने हैं, ये इनकी जो इनको पैसा आ रहा है,
इसको चेक किया गया कि नहीं किया गया, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने, नावेद भाई ने भी बताया। तो इसकी फंडिंग की जांच करना सरकार का अधिकार है। दूसरी चीज, यहाँ शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। उस धार्मिक शिक्षा में मुस्लिम धर्म से ही आने वाले कई लोगों ने प्रश्न उठाए कि 22 आयतें ऐसी है धार्मिक पुस्तक में जिनसे विवाद खड़े होते हैं, देश में फसाद बढ़ता है, मदरसों से आतंकी भी पकड़े गए, और जो शिक्षा संस्थाएं को जिनको फंडिंग आती है इन्होंने बताया, तो उनकी जांच होने, तो वहां से कोई आतंकी नहीं पकड़े गए, वहां से फसादी नहीं पकड़े गए। आपने देखा होगा अभी यहीं पर लखनऊ का एक मदरसा था, वहां सैकड़ों की तादाद में मदरसा शिक्षक लड़कियों से गलत सलत काम कर रहे थे। तो जब ये रजिस्टर्ड हो गए तो इनकी जिम्मेदारी तय होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो संस्थाएं रजिस्टर्ड है उनके द्वारा शिक्षित कराए, और वो कंट्रोल में सरकार से आजाद होकर ये क्यों शिक्षा देना चाहते हैं, ये इसलिए देना चाहते हैं कि ये जो भी पढ़ाए जो भी करे उससे सरकार की निगाह ना हो, नजर ना हो। ये चोर रास्ता है। दूसरी चीज, वहां पर जो ये जो अधिकांश मदरसे ये सब के सब सरकारी जमीनों को कब्जा करके बनाए गए हैं। तो इन सब की जांच जो सरकार कर रही है बहुत सही काम है, लेकिन सरकार को इसको चुनावी स्टैंड नहीं बनाना चाहिए। जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि अब देखिए मजारों का मामला था, मजारों में देखिए उत्तरांचल की सरकार कितनी बेहतरीन काम कर रही है। लगातार अवैध रूप से मजारें बनाई गई, तो धार्मिक स्थल बनाए जा रहे। तो सरकार कार्रवाई करे, जल्द से जल्द करे, समय उसका तय करे, इन मदरसों को खंडहर घोषित करके इनको गिराने का वो करे, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको रियायती दरों पे उनको अच्छे से स्कूल, जो सरकारी स्कूल है उनमें उनको जो स्थान दिलाने का भी कार्य करे, जिससे जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं बच्चे उनको उनकी पढ़ाई ना रुक सके। इसका भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आतंक की पौधशाला ये मदरसे ना बने, इसका ख्याल रखना होगा सरकार को। ये सरकार लेकिन बड़ी विडंबना है कि जिस आतंकी पाठशाला आप कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद जैसे ये आजादी के पहले के मदरसे थे, और इन्हीं मदरसों से देश के बंटवारे की नींव रखी गई है। आपको यह भी याद रखा, 2 नाम गिनाए इन्होंने, डॉक्टर कलाम साहब और दूसरा नाम। कितने डॉक्टर निकाले, कितने इंजीनियर, कितने इन्होंने IAS निकाले, आप बताइए। ये असल में वहां से केवल धार्मिक शिक्षा पे बल दिया जाता है, और ऐसे बच्चों के जो राष्ट्रीय सोच की विचारधाराएं हैं उनसे इनको काटा जाता है। और इस तरीके से कलाम साहब, आपको याद होगा कलाम साहब का नाम लिया, एक दिन कलाम साहब का जिस दिन जनाजा निकला उसी दिन एक आतंकी का जनाजा निकला। करोड़ों लोग सारे टीवी चैनलों पे देख रहे थे, लाखों लोग आतंकी के साथ खड़े थे और कलाम साहब को सैल्यूट हम लोग कर रहे थे। तो ये सोच का फर्क है। कलाम साहब किसकी क्या सोच है, ठीक है, मैं उस सोच को बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आधुनिक शिक्षा पद्धति को लेकर के बात कर रहा हूं, और जो उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं उन बच्चों को क्या होगा। चलिए मैं एक बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ ओपी सिंह जी आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। ओपी सिंह जी देखिए, अब आपने सबको सुना, हमारे सारे मेहमानों को, और देखिए शिशिर जी भी कहते हैं सरकार को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। और अब मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो वाकई में जो इसी डिबेट से निकल करके आए हैं ओपी सिंह जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में से, कि उनके लिए बी प्लान क्या है। जो सीधा सा सवाल है कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ प्लान है, अगर वो कार्रवाई अगर करी जा रही, क्योंकि 4000 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई। आलोक जी, इस डिबेट में सबके विचार सुने। हाँ जी। इसमें मैं वरिष्ठ पत्रकार नावेद सिको जी के विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इस संबंध में जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं वो बिल्कुल सही है। हमको एक आम नागरिक की हैसियत से, हमको एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से, चाहे वो मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे देश की कोई संस्था, हमें भारत के संविधान, भारत की व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था और पारदर्शी व्यवस्था के विपरीत नहीं जाना चाहिए। सवाल यह उठता है कि मदरसों की ही जांच क्यों? ऐसी बात है, कोई भी विद्यार्थी चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान, यदि उसका शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सूचीबद्ध नहीं है, तो वो अवैध है। और आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा हो कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, जिन्होंने बिना शिक्षा विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराए, अनुमति उन्होंने विद्यालय खोला था और शिक्षा विभाग ने उस पर ताला। ये ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, अभी एक मोहतरमा बोल रही थी कि ये मदरसों पर ही क्यों। भाई आप इसको इस भाव से क्यों देख रही हैं कि मदरसों के खिलाफ बार बार कर, आप इस भाव से क्यों नहीं देख रही हैं कि जो व्यवस्था लागू की जा रही है फंडिंग पर, जैसा कि नावेद सिको जी ने कहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं,
किसी शिक्षा पर अगर कहीं से धन आता है तो उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन हम तो शो करें, हम तो बताएं कि साहब सऊदिया से हमको इस संस्था के लिए 20 लाख रुपया मिला था, ये बैंक के थ्रू मिला था, हमने अपने विद्यालय को या किसी संस्था को चलाने में। इस देश के अंदर बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें विदेशों से धन आते हैं, लेकिन क्या हमने उसका संवैधानिक तरीके से सदुपयोग किया? क्या हमने विभाग को सूचित किया? क्या उसको पारदर्शी ढंग से रखा? आपको इस पर जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आप ही के सवाल के जवाब में अजरा मुबीन जी से लूंगा। अजरा जी देखिए, सीधी सी बात है, उन्होंने भी बता दिया जो ऑब्जेक्शन है। हाँ जल्दी से हाँ ठीक अपनी बात रखिए। एक 30 सेकंड एक मैं आलोक जी और बात कर दूं। बीच में एक सवाल उठा था कि अगर ये मदरसे जो कि असंवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, जो जांच में गलत पाए गए हैं, वो बंद होते हैं, उसी समय सरकार ने ये कहा था कि अगर ऐसे मदरसों के खिलाफ व्यवस्था होती है तो उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की दूसरे जहां भी वो स्वेच्छा से मदरसा में जाना चाहे, किसी स्कूल में जाना चाहे, किसी और कॉलेज में जाना चाहे, वह स्वतंत्र है और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था। चलिए, मुझे लगता है कि अजरा मुबीन जी, अब आपके तमाम सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आपने सवाल सरकार से पूछे थे कि मदरसे ही क्यों, मदरसों को लेकर के और जो उनमें जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको लेकर भी सरकार के पास प्लान बी है और उन छात्र छात्राओं को भी लेकर भी चिंता है पूरी तरीके से, लेकिन जो सोर्स है वो नहीं अगर पता लगेगा तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। आलोक जी देखिए, सवाल तो सरकार पर भी उठता है। अगर मदरसे वो गैर कानूनी उससे चल रहे थे या उनके पास अवैध तरीके से फंडिंग आ रही थी तो जांच एजेंसियां कहां सोई हुई थी? 9 साल केंद्र सरकार को बीत रहा है, 6 साल माननीय योगी जी के सरकार को बीत रहा है। सरकारें अब क्यों इतनी जल्दी संज्ञान में? अभी तक कहां थी, कितने अवैध, कहां से पैसे आ गए, फंडिंग हो रही है, इनको पता ही नहीं चला अभी तक। तो इसीलिए सरकार ने सर्वे कराया, पिछले साल 12 सवालों को भी लिया, अच्छा खासा वक्त बीत गया। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मदरसे में एक पढ़ाने की व्यवस्था की गई। मैंने अभी पहले लाइन में भी ये बोला था कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वही लोग जाते हैं। हमारे आपके बच्चे मदरसे में नहीं जाते हैं साहब, हमारे आपके बच्चे तो CMS और लामार्ट्स जैसे स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन हर अभिभावक की, हर गार्जियन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा भी अच्छे स्कूल में जाए, तो सरकार ने अब तक उनकी सुध क्यों नहीं ली? और रही बात, जैसे अभी शिशिर जी ने कहा कि मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं या इनका सेंस ये था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि साहब आप जाकर के खुद वहां पर देखिए कि वहां पर किस तरीके से, बार बार मैं दावत दूंगी कि मदरसे में लोग जाएं, देखें वहां पर किस तरीके से बच्चे रहते हैं और किस तरीके से उनकी तालीम दी जाती है। और यही चीज अगर करना है तो जरा जो संस्कृत पाठशाला है उन बच्चों के बारे में भी सोच लें। जो सरस्वती स्कूल है वहां पर शाखा का काम किया जाता है, वहां पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है, आपने क्या कुछ देखा वहां पर, किस तरीके का वहां पर शैक्षिक माहौल है, कितनी वहां पर कैसी गतिविधियां हैं, आप बताइए हमारे दर्शकों को। अगर आप जाती रहती है मदरसों में तो? मैं बिल्कुल जाती हूँ। तो आप बताइए वहां पर किस तरीके की गतिविधियां हैं वहां पर, आप बताइए। वहां पर बहुत गरीब बच्चे जाते हैं, वहां पर बहुत गरीब बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं। अभी आप नीट का देख लीजिए रिजल्ट, कितने अच्छे नंबर से वहां के बच्चे जो एक गरीब घराने से आते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जो मतलब ऑर्फेन है, उन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। आप जाकर के देखिए कितनों की, आपको मैं लिस्ट दिखा दूंगी मदरसे के उन बच्चों को। देखिए, मैं सलाम करती हूं उन बच्चों को कि उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों में जाकर के नीट क्वालिफाई किया है। और आप बात करें, मैं फिर सवाल करती हूं, अगर मदरसे पर इतना गौर किया जा रहा है तो उन सरस्वती स्कूलों, उन शिशु मंदिर स्कूलों पे भी गौर करना चाहिए, जहां पर शाखा से सिखाया जाता है, बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है, मतलब दूसरों के खिलाफ भेदभाव का सीख दी जाती है। उनके बारे में लगातार समानता की बात कर रही है। आपने देखा नहीं मदरसों में कब तक शिक्षकों की जो वेतन नहीं मिला, उसको लेकर भी सरकार ने चिंता जाहिर करी है। 6 महीने हो गए आलोक जी, आपने उठाया ही नहीं। 6 महीने हो गए जांच होते होते, आधुनिकीकरण करते हुए अब तक वहां के शिक्षकों को सैलरी क्या दिया गवर्नमेंट ने? वहां के मॉडिफाई करने में कितने कंप्यूटर्स पहुंचा दिए मदरसे में? 6 महीने हो गए जांच को ना। जब कंप्यूटर शिक्षा की बात करती, जब आधुनिक शिक्षा की बात करती, तब आप लोग सवाल उठाते हैं। कोई सवाल नहीं उठाता है साहब, कोई सवाल नहीं उठाता है। आप बिल्कुल मॉडिफाई कीजिए ना, आप लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिए। कहिए ना, जब भी सर्वे कराती, सर्वे को लेकर भी आप लोगों ने विरोध किया था। सर्वे का विरोध नहीं किया है साहब, सर्वे का विरोध नहीं हुआ है, सवालों पर भी बिल्कुल ये कहा है कि आप मॉडिफाई कराने के लिए अगर सर्वे कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आप गैर तरीके से अगर आप कहेंगे कि मदरसे को बंद करना चाहिए
तो मैं कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपने मजहब के अकॉर्डिंग मदरसे चल सकते हैं। जी, मदरसे चल सकते हैं, लेकिन एक लाइन आपको और जोड़ना पड़ेगा, जो अवैध फंडिंग हो रही है उस पर अपनी बात रखिए छोटी सी जल्दी। मैंने ये कहा अगर अवैध फंडिंग हो रही है तो जांच एजेंसियां कहां थी? जांच का विषय है ये। क्यों नहीं? यहाँ 9 साल और 6 साल बीत रहा है, अभी तक कहां सोई थी हमारी सरकार कि बाहर से पैसा आता रहा? हमारा देश तो कहीं और चला जा रहा है। इसका सरकार ने इन्हीं सब चीजों को लेकर के तो सर्वे कराया है, ठीक है। अब चीजें सामने आ रही है ना धीरे धीरे। जल्दी से मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जी देखिए आलोक जी, अभी आप बार बार कह रही थी, मतलब जब तक से डिबेट चला है, इनका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मदरसे में गरीब से गरीब बच्चे पढ़ते। ये बात तो साफ हो गई कि इनके घरों के बच्चे वो कहीं और पढ़ते, बड़े बड़े स्कूल लोग पढ़ते। तो क्या गरीब बच्चों को अधिकार नहीं है कि वो आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें? क्या गरीब बच्चों को कोई अधिकार नहीं है कि आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें? क्या गरीब बच्चों को अधिकार नहीं है कि देश में जो विकास की गति है और लोगों के साथ वो भी आगे बढ़े? कि उनको ऐसे मदरसों में कि जहां पर शिक्षा का ये भी सर्वे हुआ था कि पढ़ाया क्या जाता, बहुत से स्कूलों में ये देखा गया कि बच्चों को वो आधुनिक शिक्षा जैसे कंप्यूटर की और तमाम साइंस के और चीजों को नहीं दी जा रही। क्या उनको नहीं दी जानी चाहिए? और सरकार ने ये मंशा पहले साफ किया था कि सर्वे का उद्देश्य ही है सबका साथ सबका विकास, उसके तहत इनको ले जाए। इन्होंने बार बार कहा, शिशिर जी और इनकी बात में एक टकराव। शिशिर जी ने कहा कि मदरसों से ऐसे बच्चे पैदा होते, बच्चे पैदा हुए या उनके द्वारा कोई असामान्य गतिविधि हुई, उसको उन्होंने बताया। तो आपने कंपटीशन किया कि सरस्वती के जो बच्चे का स्कूल के जो बच्चे होते हैं, संस्कृत पाठशालाएं होती है, उसमें भेदभाव पैदा किया। ऐसी कोई आप अपने मन से गलतफहमी निकाल दीजिए कि संस्कृत पाठशालाओं में, मैंने संस्कृत पाठशाला से पढ़ाई की है साहब, मैंने संस्कृत पाठशाला से उन्हें कभी जो मैंने किया है, मुझे पता है अच्छी तरीके से वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, कैसे स्कूलिंग मेरी शुरुआत वहीं से हुई है, मदरसे से नहीं हुई है। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लीजिए। मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है, मैं पूरे हवास में होती हूँ। ध्रुवीकरण की राजनीति करना बंद कर दीजिए। हिंदू मजहब के और मुस्लिम मजहब के जो आप इसको उजागर करने की कोशिश करें वो खत्म कीजिए, इस राजनीति को खत्म कीजिए। और शिक्षा के लिए बिल्कुल शिक्षा की दिशा के लिए बेहतर नहीं है, ये जनता के लिए बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जिम्मेदार चैनल पर दूसरों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। तरीके से दूसरे लोग कर सकते हैं, दूसरों की बात सामने अजराउद्दीन जी, अगर आपने संस्कृत विश्वविद्यालय में या विद्यालय में अगर शिक्षा ग्रहण करती है तो ये शायद योजना होती है, वहां पर इस तरीके की तालीम दी जाती है। और संस्कृत के जो विद्यालय है, जो सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां तो वेदों की भी जानकारी दी जाती है, ग्रंथों की भी जानकारी दी जाती है। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चिरन्ति। आपको भी अच्छे से याद होगा अगर आपने संस्कृत विद्यालय से अगर पढ़ाई की होगी। और सवाल उठाना बहुत आसान है। ताज्जुब तो यही है ना कि जो लिखा हुआ है उसके अनुकूल लोग नहीं चलते हैं, सिखाते कुछ और हैं। आपको मदरसे पे लगाते हैं, निकालिए ना कितने आतंकवादी वहां से निकले हैं, कितने आतंकवादी वहां से मदरसों ने महापुरुषों को जन्म दिया है साहब, भूल जा रहे हैं आप। और इन्हीं मदरसों के बदौलत 1168 मुजाहिदीन ने जो मदरसे के उलमा रहे हैं, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की इसको हिंदुस्तान को आजाद कराने में। 41 औरतों ने, मुजाहिदीन मुस्लिम आपने बताया कि वो आजादी के पहले किस तरीके से जो मदरसे की हालत थी, लेकिन अब वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा मेरी बात सुनिए, राजनीति जोड़ रहे हैं और आधुनिक शिक्षा को लेकर बात करें, सरकार तालीम वापस देना चाह रही है, तो इसमें आपत्ति क्या है? मदरसे ने अबुल कलाम आजाद दिया, मदरसे ने राजा राम मोहन राय दिया। आप बताइए मदरसे ने मुंशी प्रेमचंद दिया। क्या चर्चा चल रही है? अवैध मदरसों पर एक्शन और 4000 मदरसों को
स्टार्ट मिल रहा है। मुझे लगता है अशोक तिवारी जी जो असल मुद्दा है वो इस डिबेट में कहीं ना कहीं हटता नजर आ रहा है। ठीक है, अब शांति रखिए। मैं जरा अशोक जी से बयान लेना चाहूंगा। जी अशोक जी, आप अपना वर्जन रखिए। ठीक है, एक एक करके सुने। दर्शक जिन्होंने ट्यून किया होगा ना, जो डिबेट देख रहे हैं वो लोग भी रख जाएंगे जल्दी से। ठीक है जी, मैं चाहूंगा कॉलर और हिंदू धर्मगुरु जरा शांत रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक सार्थक डिबेट निकले और कुछ चीजें कुछ तथ्य सामने निकल करके आए। ठीक है जी, जो दर्शक देख रहे होंगे ना वो भी क्या सोच रहे होंगे। एक एक करके अशोक तिवारी जी आप अपनी बात रखिए और दोनों का नीचे किया जाए थोड़ा सा। जी शिशिर जी शांत हो जाइए जी। और असरा मुबीन जी मैं आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए एक गिलास, फिर मैं फिर से आऊंगा। तब तक अशोक जी आप अपनी बात रखिए। जी आलोक जी, देखिए आज का जो विषय है उसी पे लोग चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है जी। और मैं बड़ी विनम्रता से अपनी बात जी स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा, और इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वो गंभीरता से हमारी बात सुने। अभी जैसा हमने सवाल, अभी आपके पास आऊंगा मैं, अभी अशोक जी को सुनेंगे। अभी मैंने जो सवाल उठाया था, देखिए आप लोग अगर शांत रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। भाई उनको सुनने दीजिए। आप लोग शांत हो जाएं। शांत नहीं होने वाले साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है। कोई गंभीरता से नहीं ले रहे। उत्तर प्रदेश के लिए आप जरा शांत होइए। अत्यंत गंभीर विषय है, इसे हमारे साथी गंभीरता से सुने, समझे और विचार करें। जी मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, भाजपा के माननीय प्रवक्ता जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस तरफ कि वो स्पष्ट करें कि उन्होंने जो बातें बड़ी आराम से कह दिया कि जो है जो जिन पर कार्रवाई की जाएगी, यानी दुर्भाग्य से अगर कोई ऐसा मसला निकला या कुछ विद्यालयों पर कुछ मदरसों पर ऐसी कार्रवाई होने की नौबत आई तो उस पर विचार उन्होंने क्या किया हुआ है स्पष्ट नहीं किया उन्होंने कि उन बच्चों का भविष्य जो है उन्होंने बड़ी आशा। बोलने दे, कृपया बोलने दीजिए। आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं दे रहे। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। बोलने दीजिए ना। अशोक जी को सुनेंगे, सबको अपनी बात रखिए। मैं पूरा मौका दे रहा हूँ। ठीक है तो सुनिए आप लोग। ठीक है, मैं डिबेट पे क्यों नहीं और शिशिर जी 2-2 मिनट के लिए शांत रहिए। आपके पास आ रहा हूँ, दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं और जो मेहमान बैठे वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। एक एक करके कुछ चीजें निकल करके आ रही थी। कितनी अच्छी चीज हम लोगों के लिए निकल करके आई आज की डिबेट में। अगर 4000 मदरसों पर कार्रवाई तो उसमें जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, सुनिए जरा। जी हाँ, पहला बिंदु, अगर जांच में अनियमितता पाई गई, पूरी जांच हो, गहराई से छानबीन हो, तथ्यों की छानबीन हो, अगर बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाए कि कहीं पर कोई बहुत बड़ी अनियमितता पाई गई है, तब की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा होता हो ही ना, अगर ऐसा होता है और भाई को अवैध निकले उन्हीं पे कार्रवाई होगी। आप बीच में शांत हो जाए। शिशिर जी 30 सेकंड शांत रहिए। देखिए अशोक जी को अपनी बात कहना चाहता हूं, अगर ऐसा पाया ही गया तो उन गरीब बच्चों का, जिनको बड़ी सफाई से हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कह दिया कि वो अमीर स्कूलों में पढ़े। अरे क्या बात है, कितने स्कूल बनवा दिए योगी जी ने। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने सरकारी स्कूल बनवा दिए, कितनी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दी गरीबों के लिए। अरे खाली कहने की बात ढोल पीट रहे हैं क्या? हालात ये है कि कोई भी प्लान आप बता नहीं पाए। आप कोई भी प्लान बता नहीं पाए। आपके पास कोई भी प्लान है ही नहीं। आप हवा में तीर मार रहे हैं, आप हवा में खेल खेल रहे हैं। आप कार्रवाई करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारें। चलिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आई है। अब बात आई, रुक जाइए। जब हम बात डिबेट में जनहित के मुद्दों को लेकर के उठाते तो जनहित से जुड़े सवाल पूछेंगे। शिक्षा को लेकर के, फंडिंग को लेकर के बता दिया, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि मुझे सोर्स नहीं मिला इसलिए कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं अभी सबके पास आऊंगा। रुकिए, अभी कोई भी बात नहीं करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार नावेश शिकोर जी के पास आऊंगा। रुकिए शिशिर जी, सुनिए। अभी मेरा कभी धर्म से ऊपर के उठ करके बात करें, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, जनहित की बात कर रहा हूं। ठीक है नावेश जी, जब शिक्षा को लेकर के बात की है, आप शिक्षा और आधुनिकता की बात कर रहे हैं। मेरी समझ से बहुत अच्छी चीज है कि जब प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में आप नए खोलने की जरूरत नहीं है अभी। ये बात मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं। जो है उन्हीं में व्यवस्था अच्छे करा दीजिए। जाकर के सिस्टम देख लीजिए, वहां पर टीचर नहीं आते हैं, कहीं पीहड़ दूर इलाकों में, कहां पर कहीं शिक्षकों की कमी, कहीं छात्रों की कमी है। वो व्यवस्था दुरुस्त करा ले तो बेहतर चीजें हो जाएंगी कहीं ना कहीं। बहुत अहम सवाल, खास करके उन ग्रामीण बच्चों के लिए। देखिए शिक्षा व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है
उस शिक्षा व्यवस्था का ही एक हिस्सा है सरस्वती विद्या मंदिर और मदरसे। वहाँ भी शिक्षा ही दी जाती है, मदरसे में भी और सरस्वती विद्या मंदिर में भी। पहली चीज़ तो ये कि जो धार्मिक स्कॉलर हैं किसी भी चैनल में, मैं यहाँ के पैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ी उम्मीद हम लोग रखते हैं कि जो धार्मिक विद्वान हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा धैर्य और शांति और नम्रता होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म शांति सबसे पहले सिखाता है, धैर्य सिखाता है। मुझे लगता है कि हमारे जैसे एक आम पैनलिस्ट से बेहतर उनकी प्रेजेंटेशन और उनके कहने का लहजा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हम धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम ये कह रहे होते हैं कि हम उस धर्म से जुड़े विद्वान हैं, अन्य लोगों से ज़्यादा हमारी शिक्षा है। और हम सब जानते हैं कि हर धर्म, खासतौर से सनातन धर्म भी, इस्लाम धर्म भी, उसमें भी शिक्षा शांति की दी जाए। धार्मिक उससे नहीं है हम लोग, बिल्कुल नहीं वो ठीक है। मैं सर एक बात कहना चाहूंगा शिशिर भाई, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो इस समय या किसी भी इस तरह का जब सब्जेक्ट होता है तो कोई सरस्वती विद्या मंदिर के ऊपर सवाल उठाने लगता है, कोई मदरसों के ऊपर। ये गलत बात है, ये अपमान है। आप नहीं कह सकते कि सरस्वती विद्या मंदिर में गलत काम होता है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी भी मदरसे में आतंकवाद पनपता है। ये दोनों चीजें गलत हैं, ये अपमान है उन छोटे छोटे बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के साथ। शिशिर भाई प्लीज, आप मेरे भाई हो, मेरे मित्र हो, 1 मिनट में अपने बोलने का मेरा मौका है, मुझे बोल देने दीजिए। शिक्षा जो भी विद्यार्थी होते हैं ना, ये उनका अपमान होता है। और आप अगर कोई आंकड़ा पेश करोगे कि पिछले 40 साल से किसी मदरसे से निकला हुआ आदमी आतंकी बना था, या आप ये कहोगे कि सरस्वती विद्या मंदिर में हमने एक तस्वीर देखी थी जहां पर बहुत सारे असलहे रखे हुए थे, तो मैं ये नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि अगर आप 20-25 साल का इतिहास रखोगे तो कॉन्वेंट एजुकेशन में भी हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बड़े होके बड़े क्रिमिनल बने। तो किसी भी शिक्षा के संस्थान को लेकर इस तरह के सवाल उठाना गलत है। आलोक जी ने बड़ा प्रश्न उठाया है। मैंने यही बात कही कि चाहे धार्मिक संस्थान कोई हो, चाहे शिक्षक संस्थान हो, कोई भी हो, उस पर अगर सरकार ध्यान दे रही है तो अच्छी बात है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। सब जगह ध्यान देना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं व्यक्तिगत, कि हमारे क्या जो हम लोग स्टेट एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं, सरकार ने पूछा कि आप बतौर पत्रकार कहां कहां लिखते हो, क्या क्या करते हो। हम सबने स्वागत किया और हम लोग बता रहे हैं सरकार को। आज हमारे अभी मैं बाइक से जा रहा था तो एक जगह चेकिंग हो रही थी, तो वहां लाइसेंस पूछा गया, हमने बताया, और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन चौकन्ना है कि कोई क्रिमिनल, कोई बड़ा अपराधी, कोई घटना नहीं घट सकती, मुस्तैद है। तो इस तरह का सवाल उठाना सरकार का, या इस तरह की चेकिंग अभियान या कोई इस तरह की पारदर्शिता होना कोई गलत बात है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब पूरी शिक्षा पैकेज की बात की जाए तो मदरसों पर आप सवाल उठाइए, सरस्वती विद्या मंदिर पर भी सवाल उठाइए, लेकिन जो 95% शिक्षा का एक सेटअप है, सरकारी जो स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर है, कॉन्वेंट स्कूल है, जो आपके माध्यमिक स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, वहां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ी सी एनर्जी सरकार को और प्रशासन को वहां भी ले जाना चाहिए, सर्वे वहां भी होना चाहिए। आज आम इंसान और गरीब इंसान अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, बेलगाम है। अब देखिए, अब मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आपने सब बहुत लोगों को सुना, और सर्वे वहां पर भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी जरूरत है या कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है? जी आलोक जी, जो आज आपका डिबेट का विषय केवल मदरसा नहीं है, हाँ, बल्कि भारत की जो है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर भी मैंने इसी को दुरुस्त करने के लिए सवाल उठाया। जी जी बिल्कुल सर। हाँ। और आपकी मंशा भी बड़ी पवित्र है, लेकिन जिस प्रकार से इसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मदरसे हो चाहे सरस्वती बाल विद्या मंदिर हो, दोनों का उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य यह है कि हम एक स्वस्थ भारत के लिए एक स्वस्थ नागरिक को पैदा करें, उसका विकास करें। और शिक्षा की भी जितनी योजनाएं, क्या सरकारी मदरसे नहीं चलते? क्या मदरसे सरकारी सहयोग से इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर नहीं चल रहा? उनको सरकारी धन नहीं मिल रहा। सवाल तो उनका है जो बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध फंडिंग से वो चला रहे। और अभी अशोक तिवारी जी पूछ रहे थे 200, क्या होगा क्या? ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उनमें ताले बंद होंगे और उनके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मदरसे के वो बेचारे गरीब बच्चे बंद हो जाएंगे, कहाँ पढ़ने जाएंगे?
अरे भाई, इस देश में सबकी चिंता है और सब सबकी चिंता करते हैं, सारी सरकारें करती हैं। उन मदरसों को भी अच्छी से, जो बच्चे मदरसे बंद होंगे वो दूसरे मदरसों में जाना चाहे वहां जाए, चाहे दूसरे विद्यालयों में जाना जाए। लेकिन क्या उन मदरसों में उन बच्चों को जो सर्वे के 12 बिंदु थे, उसमें एक बिंदु ये भी था, जैसे ये फंडिंग का, विदेशी फंडिंग का, वैसे ये भी है कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। क्या ये अगर ये सवाल पूछा जाता है कि आप सरस्वती बाल मंदिर में क्या क्या पढ़ाते हो, मदरसों में क्या क्या पढ़ाते हो, तो ये कौन सी ऐसी पहाड़ टूट पड़ी कि साहब आप क्यों पूछ रहे हैं? हम तो वही पढ़ाएंगे जो आज से 30 साल पहले हमारे बाप दादा ने पढ़ाया था। हमें नहीं साइंटिस्ट बनना है। चलिए, वो एक क्वेश्चन तैयार किया गया था, लेकिन आपने उसको कहा कि आधुनिक शिक्षा को भी हम उसमें लाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है अजरा मुबीन जी, आपने ओपी सिंह जी की बात सुनी, बीजेपी के प्रवक्ता है। देखिए, उन्होंने भी संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत पाठशाला में जिस तरीके से कोर्स की बात की, वैसे ही उन्होंने किस तरीके से मदरसों को लेकर भी। अब तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा के जवाब दीजिए। देखिए, सरस्वती का ये पावन मंदिर शुभ संपत्ति हमारी है, जिस तरीके से आपने भी सुना होगा वहां पर किस तरीके से प्रार्थनाएं होती हैं जब वेद याद कराए जाते हैं। मुस्कुरा के चाहूंगा इस सवाल का जवाब दीजिए मेरे। नहीं, बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय ओपी सिंह साहब बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। और बात इसकी लेकिन जो है कि अभी नावेद साहब ने भी कहा कि चाहे वो सरस्वती मंदिर हो, चाहे वो मदरसा हो, और अगर हम उस पर अंगुश नुमाई करते हैं तो उस वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का हम अपमान कर रहे हैं। इस बात को मैं भी रियलाइज़ कर रही हूँ कि बहुत हकीकी बात इन्होंने कही कि हम उन बच्चों का अपमान कर रहे हैं। अब बात यहाँ आती है कि अगर हम सर्वे कर रहे हैं, हम भारत को आधुनिकीकरण की तरफ ले जाने की काम कर रहे हैं, लेकिन क्या खाली मदरसे ही? बहुत सारे आलोक जी ऐसे स्कूल हैं, मोहल्लों में ऐसे ऐसे स्कूल बने हुए हैं कि उन लोगों ने अपना 2-4 कमरे का मकान ले लिया और वहां पर एडमिशन लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो मानक के अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहां भेजते हैं बच्चों को। वो इसलिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा कम फीस में 100 रुपए 150 रुपए में भी वहां पढ़ जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं। और अभी नावेद जी ने कहा कि जो शिक्षा प्रणाली है, आपको नया खोलने की भी जरूरत नहीं साहब। मेरी जो मेड आती है, उसके बच्चे एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। उसने कहा कि ऐसा है कि उस स्कूल में तो अब हम अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। वहाँ की टीचरें हमारे बच्चों से समोसा मंगवाती हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे रोड क्रॉस करके जाते हैं समोसे लेने के लिए, और वहाँ की टीचर मतलब एडमिशन भी जल्दी से नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर एडमिशन हम उन बच्चों को लें। तो बताइए, पहले आप उनकी शिक्षा प्रणाली को तो ठीक करें, दुरुस्त करें। लेकिन आप खाली मदरसे करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के लोगों में कुछ आशंकाएं ना चाहते हुए भी पनपेंगी। तो आप क्या ये कहना चाहती है कि खाली मदरसे की बात ना करें, जो अन्य जो स्कूल चल रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर जैसे, वहां पर भी की भी जांच हो, आप ये चाहती हैं? नहीं, ये बताइए, मैंने सरस्वती का भी नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल जो हैं, उनका सर्वे कराया जाए कि वहां पर आखिर इतनी अच्छी वहां की व्यवस्था कर दी जाए कि लोगों को प्राइवेट स्कूल मदरसे में जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो सर्वे की बात उसमें कहा गया, आप व्यवस्था को दुरुस्त करवाइए, ये सवाल आप सर्वे तो कराए ना कि वहाँ पे व्यवस्था है कि नहीं है। भाई, आप सर्वे कराइए कि वहाँ की टीचर पढ़ाती है या समोसे मंगवाती है या जाड़े के दिनों में स्वेटर बुनती है। ये सर्वे का विषय नहीं है क्या? वहाँ जो बच्चे जा रहे हैं उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये विषय नहीं है क्या? जी, वो बच्चे नहीं है, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर नहीं है क्या? बिल्कुल, वो बच्चे डार्क में जा रहे हैं, अंधकार की तरफ जा रहे हैं। बदल गया, आप किस तरीके से अब मॉनिटरिंग हो रही है, अब समय बदल गया है थोड़ा। देखिए शिशिर जी, बिल्कुल बदल गया, वही तो हम देख रहे हैं। सरकार की सख्ती का असर अब आप जाकर के देखेंगी ना जरा, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो स्वेटर बुनने वाले जमाने अब गए। मैंने आज भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं आपके चैनल पे मैं आपको दावत दे रही हूँ। आज भी अलीगंज में प्राथमिक विद्यालय ऐसा है जहाँ मेरी मेड के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर यही हाल है। और ऐसे मैं आपको जितने कहिए, मैं यूपी में, मेरी माँ खुद प्रधानाध्यापिका रही है, मैं चलिए खुद आपको कितने स्कूल दिखा दूं चल के यूपी के, मैं खुद सर्वे करवा दूंगी आपको कि वहां की शिक्षा सवाल का जवाब आप मुझसे नहीं पूछिए, इस सवाल का जल्दी से मैं जवाब ओपी सिंह जी से लेता हूँ। जल्दी से 30 सेकंड में इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जब मैंने कहा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन उन्होंने कहा मैं उदाहरण दिखा दूं, क्या कुछ कहेंगे जल्दी से ओपी सिंह जी? 30 सेकंड जल्दी से। हाँ, और ठीक है, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर बातें उठाई जी, लेकिन मोमिन जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अगर आप अपने दिल पर हाथ रखें और बताएं कि 6 साल पहले के जो विद्यालय थे और आज के विद्यालयों में आपको अंतर दिखाई नहीं पड़ता। आज स्कूल चलो अभियान नहीं चलाया जाता। आज बच्चों को प्रेरित करने के लिए मिड डे से लेकर स्वेटर, मोजा, जूता,
फ्री की पुस्तकें, किताबें, बैग, झोला उनको नहीं दिया जाता क्या? आज इंटर और बीए तक की मुफ्त शिक्षा नहीं दी जाती क्या? आज जो है विद्यालयों में वही पढ़ाई होती थी या और भी शिक्षा का पैटर्न बदला? क्या विद्यालयों का स्वरूप नवीनीकरण? उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल जो सरकारी है उनका नवीनीकरण करने का काम, वहां पर सारी सुविधाएं देने का काम, बच्चे वास्तव में पहले 6 साल पहले जो विद्यालयों की दुर्गत थी, कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालयों में नहीं भेजता था, लेकिन आज आप अब हालात बदले, एक जल्दी से आज प्रत्येक मंडल पर एक विश्वविद्यालय। अब आप इस कदम से लोग 200-300 किलोमीटर आपकी सहमति है? जल्दी से हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए ओपी सिंह जी, आपने बात की, समय बहुत कम है, 2 मिनट का, जल्दी से हाँ एक फाइनल कमेंट। हाँ अशोक जी से मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जो है भलाई के लिए कहना चाहूँगा, अगर जरा सा भी ध्यान है उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए योगी सरकार का, तो उसे गंभीरता पूर्वक जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जिस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है, जिस तरह से वो मनमाने ढंग से फीस वसूल रहे हैं और ड्रेस से लेकर के, ड्रेस कोड से लेकर के किताबें और कापियों के दाम जिस तरह से धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ये मध्यम वर्गीय परिवार जो कि मजबूरन पढ़ाता वहाँ पर है, क्योंकि वो पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाता है। इसलिए पढ़ाता है क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, वो लचर स्थिति में है, उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितनी अन्य जगहों पर व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जरूरत है। व्यवस्थाएं इतनी लचर है, इतनी कमजोर है, जिस पर कोई ध्यान योगी सरकार नहीं दे रही है। और मैं चाहूंगा योगी सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो इसी तरह से शिक्षा का स्तर गिरता जाएगा। भावनाओं को हमें सोच करके जवाब देना है। जी 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 शिशिर जी, तो हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, ऐसा कहना अजरा मुबीन जी का और नावेद जी का भी। तो मैं कहता हूँ आपके बच्चे वहां पर क्यों नहीं पढ़ते हैं? बहुत अच्छी शिक्षा अगर दी जाती है। अगर वो ये सवाल आपसे करें तो दूसरी बात जो सरस्वती शिक्षा मंदिर की बात, वहां से आज तक, आजादी से आज तक एक भी आतंकी नहीं निकला, लेकिन यहाँ मदरसों से लगातार निकले। और उसके बाद तीसरी बार बार ये कहना कि मदरसों से आतंकी निकलते हैं। पैदा होते हैं तो मैं इस बात की इनकी निंदा करती हूँ। आप अभी करिएगा, आप निंदा करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। तीसरी बात बीच में बोली इन्होंने, तीसरी बात जो मदरसे से जब आतंकी और बलात्कारी लखनऊ से यहाँ पकड़े जाते हैं, तो अगर उसकी जांच की जाती है और अवैध पाए जाते हैं तो उसकी जांच निश्चित तौर पे होनी चाहिए। शिक्षा मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि वो जांच पीछे हटेगा। चलिए जी, अब आप अपनी बात रखिए, ठीक है? आपने अगर सवाल उठाया, अगर क्रिया हुई है तो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर भी लगेगा, प्रतिक्रिया होगी जरूर। जी अजरा जी, आप अपनी बात रखिए। अजरा जी जी, बाबा रामदेव किस मदरसे से पढ़ के आए? आशाराम बाबू किस मदरसे से पढ़ के आए? मदरसे का नाम बताइए। बात करिए। ये सोचने की बात है। अपनी बात रख लीजिए पहले। हाँ, लेकिन नाम ऐसे नहीं, सरकारी नाम नहीं लिया, बनाते आतंकवादी का नाम नहीं लिया, आतंकवाद की बात की है। होनी चाहिए। आप अपनी बात रखिए और हम किस तरीके से आप सुझाव दीजिए कि सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। मैंने इनकी बात का, शिशिर जी की बात का मैंने आपको जवाब दिया कि मदरसे से आतंकी को बार बार जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये लगाना बंद करें। हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, थोड़ा सुनने का भी पेशेंस रखें, सुनने का पेशेंस रखें। पेशेंस आपको रखना चाहिए था। जब मैं बोल रहा था आप बोल रही थी। सुनिए और सुनेंगे अब अजरा जी, आपने जो सुझाव जो मांगा है मैं वो देना चाह रही हूँ। जी जी ठीक है, अपनी बात माननीय योगी जी ने शिशिर जी पाठशाला आपको पढ़ाई गई, आप भी सरस्वती मंदिर की पढ़ी है। आप सवाल सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं होस्ट करा रहा हूँ डिबेट। अब मैं आपको अजरा मुबीन जी अपनी बात रखिए जल्दी से। आप क्या कैसे सिस्टम को किया जा सकता है, क्या सुझाव? योगी जी ने जब अपना पद ग्रहण किया तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो मनमानी फीस ले रहे हैं और आम पब्लिक जो चाहती है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, उसी प्राइवेट स्कूल में जहां पर बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम लोगों को बहुत उम्मीद थी। आपके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, इनसे कहीं किसके बच्चे कहां पर पढ़ते हैं? मुद्दा है कि कौन सरकार तो लगातार
मैं कह रहा हूं यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है जिसमें सरकार तो लगातार नावेश शिको जी लगातार मदरसों को लेकर के, चाहे वो राजस्थान को लेकर के हो या फिर छुट्टी को लेकर के हो या फिर साप्ताहिक अवकाश को लेकर के हो, इसको लगातार क्यों सवाल उठते, इसके पीछे क्या है? सवाल उठाइए। सवाल उठाना एक लोकतांत्रिक अधिकार जनता का भी है और सरकार का भी है। सवाल उठाना गलत बात नहीं है, लेकिन आप साबित करिए जो बात मदरसों की हुई उसमें एक बात जो मुख्य रूप से कही गई कि फंडिंग होती है। अगर फंडिंग होती है तो भारत सरकार बहुत मजबूत सरकार है, हमारा गृह मंत्रालय बड़ा मजबूत है। अगर फंडिंग गलत तरीके से, गलत नियत से हो रही है तो उसको पारदर्शी तरीके से आप सामने लाओ, पब्लिक डोमेन पे लाओ, इस खबर का एक पैकेज बनवाओ बिना किसी तथ्य के कि अगर पैसा आ रहा है तो और गलत नियत से आ रहा है तो हम भी चाहते हैं, जनता भी चाहती है कि उसको सामने लाया जाए। दूसरी बात यह कि जो दिग्भ्रमित हो गई आपकी पूरी डिबेट, मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, खासतौर से बेसिक शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। आम इंसान अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और बिल्कुल वो अभिभावक ही समझते हैं जो किस तरीके से जतन कर रहे हैं अपने बच्चों को बेहतरी के लिए और अपने बेहतर शिक्षा देने के लिए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह जी आपका भी, अशोक तिवारी जी आपका भी, शशि चतुर्वेदी जी आपका भी, नावेश शिको जी आपका भी और अजरा मुबीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से फंडिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है।